पहलगाम अटैक को 14 दिन बीत चुके और इन 14 दिनों के अंदर भारत ने 14 ऐसी स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक झटका मिला। 14 दिनों में वार करके भारत ने पहले से कमजोर पाकिस्तान को और कमजोर किया, लेकिन अटैक के 14वें दिन भारत की 14 बड़ी कार्रवाई की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बड़े तूफान से पहले की शांति कैसी होती है, अगर उस तूफानी शांति को महसूस करना है तो भारत के रुख को देखकर, समझकर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बार ये इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिटेगा, हर युद्ध में हारेगा, हर जगह पिछड़ जाएगा और पाकिस्तान में चीख पुकार मचनी शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरा, फिर आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी तेज की और अब सैन्य मोर्चे पर परास्त करने की प्लानिंग है। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अब बारी है निर्णायक दंड की। ऐसे में पाकिस्तान में बढ़ती बेचैनी के 14 बड़े मजबूत कारण हैं। पहला वार, सिंधु जल संधि रद्द। सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर को नकारने वाला पाकिस्तान समझौते का गलत इस्तेमाल करके सिंधु नदी के पानी को बेशर्मी से इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल रहा है। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ गई। दूसरा वार, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए इकलौता जमीनी रास्ता था। पिछले साल करीब 72,000 लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया और वो भारत आए। जिन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों से शादी की, उनके लिए भी अपनों से मिलने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन अब ना तो प्यार होगा ना व्यापार। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान घुटने टेकेगा। दो तरह की लड़ाई है, एक बॉर्डर की लड़ाई है, एक आर्थिक स्थिति की लड़ाई के लिए तो उसके पास पैसे नहीं है वो। अरे आर्थिक स्थिति जो है सब खोखला कर देगी जब पूरी पब्लिक बाहर आएगी। आप देखना, हम पूरे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, तन मन और धन के साथ। आप देखना, अब जो है हम अपने पूरे भारतीय जितने भी वर्ल्ड लेवल पे बैठे हैं उनको बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं। तीसरा वार, सीज फायर तोड़ने पर करारा जवाब। पाकिस्तान ने पिछले 11 दिनों में 41 बार सीज फायर तोड़ा है। आज फिर 8 जगह पर सेना की चौकियों पर फायरिंग हुई। पुंछ, राजौरी, मेंढर, अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ इसका जोरदार जवाब दिया बल्कि भारत ने रूस से एडवांस मिसाइल सिस्टम भी खरीद लिए, जिनमें S-400 डिफेंस सिस्टम और IGLAS मिसाइल शामिल है। हमारे पास रफाल है, सुखोई है, मिराज है, जगुआर है, नाग है, अग्नि है, ब्रह्मोस है और INS विक्रांत है, और सबको पता है कि पाकिस्तान के पास क्या है। चौथा बार, आतंकियों के घर तबाह। भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां, कुपवाड़ा और बांदीपुरा समेत कई इलाकों में जबरदस्त कार्रवाई की और अब तक करीब 10 आतंकियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर घाटी जंगलों से लेकर पहाड़ों तक खंगाले जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सेना आतंक का काल बन गई। अब तक करीब 10 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। पहलगाम के हर संदिग्ध पर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। सेना ने अब तक करीब 2300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और शक के आधार पर 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि करीब 70 आतंकियों के मददगारों पर रेड की गई है। सेना का आतंकियों को मैसेज क्लियर है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
5वां वार, ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार। पाकिस्तान की सीमा तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे भारत के दूसरे राज्यों से भी मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही हमला क्यों हुआ? इसका जवाब है लोकल सपोर्ट। आतंकियों के पहलगाम हमले के लिए इलाके में फुल सपोर्ट मिल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे और महिलाओं को आतंकी आदिल ने ट्रेन किया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकियों के मददगारों को पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, इनके घरों पर छापा मार रही है। भारत के इस वार से पाकिस्तान को अपने मददगारों की परवाह हो रही है, क्योंकि जैसे ये ओवरग्राउंड वर्कर्स मुंह खोलेंगे, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। देखो, मतलब जो भी यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं कि उनको OGW की जरूरत है। जरूरत क्यों पड़ रही है? इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है। मूवमेंट के लिए इनको बंदा चाहिए, खबरदार बंदा, जो उनको रास्ता दिखाए, कहीं ठिकाने पे पहुंचा दे। इसलिए ये मतलब लोकल को OGW बनाते हैं। आधे लोग तो पार भी हैं पाकिस्तान में। एक तो आप कह रहे हैं कि पैसे की दम पे, दूसरा धर्म को लेकर भी इन्हें कुछ माइंड वॉश किया जाता है। धर्म को लेके भी मतलब ब्रेनवॉश कर देते हैं कि देखो हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हो, कि मतलब हम जिहाद कर रहे हैं, जिहाद के नाम से बोल देते हैं, लेकिन इनका कोई जिहाद है ही नहीं। ये मतलब धर्म इनको पाकिस्तान को लेकर क्या बताया जाता होगा कि पाकिस्तान तो में जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तो इनको तो जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे तो उनको बना देते हैं। ओरिजिनल राष्ट्र पाकिस्तान है। धर्म के नाम पे तो बनाया जाता है इनको। छठा वार, एयर स्पेस बंद। अब 23 मई तक भारत के एयर स्पेस में कोई भी पाकिस्तानी विमान उड़ान नहीं भर सकता, और ये तारीख 23 मई से आगे भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज के विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में घुसने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी विमानों को लंबी दूरी तय करके जाना पड़ेगा, जिससे फ्लाइंग टाइम और फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है। फ्लाइट इस्लामाबाद से कोलालमपुर जाती है, जिसको 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं मलेशिया जाने के लिए, अब वो 8 घंटे 30 मिनट लेगा। जो फ्लाइट इस्लामाबाद से श्रीलंका जाती है, जो फ्लाइट इस्लामाबाद से ढाका जाती है, ये सारी फ्लाइट्स, चाहे वो सिंगापुर की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, ये सारी अफेक्टेड होंगी जो भारत के ऊपर से उड़ती है। मतलब भारत के स्वार से पहले ही कंगाल पाकिस्तान की और कमर टूट रही है, और पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। 7वां वार, इंपोर्ट पर रोक, पोर्ट पर नो एंट्री। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाह पर आने पर रोक, भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने पर रोक। भारत ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत ये रोक लगाई है। इस वक्त बड़ी सोची समझी और मैच्योर्ड डिप्लोमेटिक नीति के द्वारा पाकिस्तान को स्लो एंड स्टडी उनके ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश किया है। इंडस वाटर ट्रीटी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, स्ट्रेटेजिक वेपन है, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को स्लोली बट श्योरली बड़ी जल्दी पता लगेगा। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले सभी डाक पार्सल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान की शिपिंग और लॉजिस्टिक पर इसका बड़ा और विपरीत असर दिखने लगा है। 8वां वार, पाकिस्तानी वीजा रद्द, सार्क वीजा समाप्त। पाकिस्तानियों को चुन चुन कर वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने सार्क वीजा छूट योजना रद्द कर दी। इसके तहत नेता, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसी 24 कैटेगरी में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब इसे भी रद्द कर दिया गया। बदले में पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि सिख तीर्थ यात्रियों को इसमें छूट है। भारत के इस वार से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया गया कि ना अपील ना दलील, पाकिस्तानियों बस भारत छोड़ो। बिल्कुल मैं चाहती हूँ, जब मैंने शादी यहाँ करी है तो मैं चाहती हूँ हर प्रूफ मेरे यहाँ के बने, कम से कम रिलेटिव्स को अलाउ किया जाए, अब टूरिस्ट को मत करें। बच्चा है छोटा सा, कितना छोटा है, ये कैसे रहेगा माँ के बिना, कोई भी नहीं है फैमिली में, हस्बैंड ने बताया होगा। 9वां वार, मेडिकल वीजा समाप्त। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए, और पाकिस्तानी वीजा रद्द करने के बाद पाकिस्तान से इलाज करवाने आए पाकिस्तानियों के मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल 2025 तक वैध थे। यानी बीमार पाकिस्तान को भारत इलाज में भी मदद नहीं करेगा। अब पाकिस्तानियों का इलाज भारत में नहीं, उन्हीं के मुल्क में होगा, और उनकी सरकार और सेना का इलाज तो भारत अपने अगले बार से ही कर देगा। 10वां वार, पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी। 48 घंटे और 800 पाकिस्तानी अपने मुल्क रवाना। ये तो शुरुआत थी। इसके बाद यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से एक एक करके पाकिस्तानियों को ढूंढ कर पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इस वार से भारत ने साफ किया कि खून बहाने वाली पाकिस्तानी सरकार और भारत आने वाली उनकी आवाम दोनों को भारत एक साथ नहीं रख सकता। 11वां वार, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई। भारत की सख्ती का असर 1 मई से पाकिस्तानी उच्चायोग में भी दिखाई दिया, जहां स्टाफ घटाकर 55 से 30 कर दिया गया। लिहाजा हाई कमीशन के कर्मचारी भी गाड़ियों में सामान लादकर अंदरूनी मुल्क रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया, यानी ये पद ही खत्म कर दिए। मतलब ये कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म। मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल बंद होने से अब छोटी छोटी बातें भी नहीं होंगी, सीधे बड़ी लड़ाई होगी। पाकिस्तानियों को भारत में वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रैवल सेक्टर को नुकसान होगा। 12वां वार, डिजिटल स्ट्राइक। एक तरफ 30 अप्रैल को भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और कई एक्स हैंडल साइट्स को बैन कर दिया। दूसरी तरफ 2 मई को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। हानिया, आमिर, माहिरा खान, सजल अली, इमरान अब्बास, सबके अकाउंट ब्लॉक। इन पाकिस्तानी कलाकारों के लाखों भारतीय फॉलोअर्स थे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत सरकार ने इनका रोजगार छीन लिया। 13वां वार, IMF से लोन की समीक्षा को कहा। एक तरफ तो UNSC में भारत पाकिस्तान को घेरेगा और उसकी पोल खोलेगा, इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दी जा रही $7 अरब की सहायता पर आपत्ति जताई। कर्ज लेकर आतंकवादियों को पालना और दूसरे देशों से भीख लेकर भारत पर हमले करवाना ही पाकिस्तान का असली चरित्र है। मई 2025 में होने वाली IMF बोर्ड मीटिंग में भारत इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में। IMF पाकिस्तान को कर्ज देने पर 9 मई को फाइनल फैसला करेगा और बहुत मुमकिन है कि भारत की अपील का असर IMF के फैसले पर भी दिखे। वैसे भारत पाकिस्तान को एक और आर्थिक झटका देने की तैयारी में है और उस आर्थिक झटके का नाम है FATF। पाकिस्तान के हुक्मरान FATF शब्द से बहुत घबराते हैं। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए 23 सदस्य देशों से समर्थन जुटाया है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान का विदेशी निवेश और चरमराई हुई अर्थव्यवस्था भरभरा कर ढह जाएगी। 14वां वार, चिनाब नदी का पानी रोका। जी मीडिया की टीम इस समय अखनौर सेक्टर में मौजूद है, जहां पर चिनाब दरिया जो है वो बहता है। और अगर हम कहें कि हमने इतिहास रच दिया है तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि यहाँ के बीचों बीच, चिनाब के बीचों बीच किसी ने भी यहाँ रिपोर्टिंग की हो, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 20 से 30 फुट तक जाता था और अब पूरी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पैर भी पूरी तरह से नहीं भीग रहे। और पहली बार है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी ये देख रहे हैं नजारा कि किस तरह से ये पूरा दरिया जो है वो सूखा हुआ है। यहाँ से मेरे कैमरा सहयोगी मानिक के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी तरह से ये जो दरिया है वो सूखा हुआ है। लगातार जो पिछले कई दिनों से जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो फैसला लिया गया, जिससे पूरी तरह स्थगित किया गया, अब उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब UNSC में पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान अपना अपना रुख रखेंगे और कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना भारत की प्राथमिकता पर होगा। लेकिन अगर ठोस सबूत मिले तो सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत की रणनीति स्पष्ट है, पहले सबूत जुटाओ फिर कार्रवाई करो और ऐसा करो कि 78 साल पहले बना पाकिस्तान अपना वजूद खो दे और अगले 78 साल भी उसे अपना अस्तित्व तलाशने में कम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।